नमस्कार सभी को। आज बहुत ही हर्ष का दिन है, सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, स्कूल योग के परिवार के लिए। आज 9 जून 2022, आज की जो मुख्य वक्ता पुनः आगमन हुआ है, पुनः उपस्थित हुई हैं डॉक्टर हेमा शाह जी पुणे महाराष्ट्र से, जो हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय आयोजन में कई बार आ चुकी हैं और निरंतर उनका प्रयास रहता है कि हम आयुर्वेद के माध्यम से ऐसी विशेष जानकारी योग साधकों को और अन्य लोगों को कैसे दी जाए जिससे वो अपने लिए जो है स्वयं उपचारित कर सके, क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में जो आयुर्वेद चिकित्सा रहती है उसको जो है व्याख्यान किया जाता है। ठीक उसी कड़ी में आज भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो लगभग बारिश का समय है। तो बारिश के समय में बहुत सारे संक्रामक रोग जो है पनपते हैं, जिनसे लोगों को सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और उपचारित करने की ज़रूरत है, जो लोग उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को आज जो है कैसे हमें उपचारित करना है उस पर व्याख्यान रहेगा। तो आइए चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना कर लेते हैं, उसके उपरांत जो है हम आमंत्रित करेंगे व्याख्यान के लिए। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे और गणेश वंदना करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं माशुकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। हथेलियों का दर्शन करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलेंगे। पुनः सुस्वागतम डॉक्टर हेमा शाह जी का आज के हमारे इस वेबिनार आयोजन में। आज का जो वेबिनार आयोजन है वह 191वां महासत्र है। 191 सेशन पर पहुँच चुके हैं। आज के आयोजन का जो मुख्य विषय है, बारिश आई है तो जो है समझो भाई, यानी कहने का मतलब बस यहाँ पर ये है कि बारिश के मौसम में जो संक्रामक रोग आते हैं उनसे हम अपने को कैसे उपचारित कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उस पर व्याख्यान है। और मैं शॉर्ट में परिचय भी दे देता हूँ। डॉक्टर हेमा शाह जी MD आयुर्वेदा में BA संस्कृत, योगा इंस्ट्रक्टर कैवल्य धाम LPN कनाडा से, और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं सेल योगी हॉस्पिटल पुणे। योगा टीचर भी हैं पुणे से, और भी इस तरीके से कई सेवाएं दे रही हैं योग के क्षेत्र में, आयुर्वेदा के क्षेत्र में। तो आज हम फिर से आमंत्रित किए हैं, इसके लिए मैं पुनः उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को, जो बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो आएँ और डॉक्टर हेमा शाह जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आज की इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी को हमारा नमस्कार। मेरा नाम अनुपम कुमार, योग के बिहार में कोऑर्डिनेटर हूँ, और आज के सत्र में डॉक्टर हेमा मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं हेमा मैडम के पास और आज के विषय के बारे में जानेंगे। मैडम आपका स्वागत है। जी, प्रथम तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ ऋषिकुल योगपीठ का, और शुक्ला सर जी का, अनुपम सर जी का और भगवान दास जी का, क्योंकि आज एक बार फिर मुझे एक मौका दिया गया मेरा
जो थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान है वो आपके साथ बांटूं, और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जिससे उसका उपयोग करे तो उससे लाभान्वित हो जावे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही हमारा उद्देश्य है। शुरुआत में प्रारंभ में मंगलाचरण करके मैं अपना वक्तव्य शुरुआत आरंभ करूं। रागादिरोगान् सततां शक्तान् विशेषकाय पुस्तान् शेषान् उत्सुक्य मोहार्तिदान् जघान् पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। अब जो आज का हमारा वेबिनार का विषय है वो है बारिश आई संभलो भाई। अभी जो सीजनल चेंज जो होता है, ऋतु में बदल जो हो रहा है, वो अभी जो बहुत गर्मी पड़ रही है, थोड़े ही दिनों में शायद आपके यहाँ बारिश चालू भी हो गई है। दिल्ली में थोड़ी चालू हो गई थी, गुजरात में थोड़ा प्रारंभ हो गया है, महाराष्ट्र में भी है, यहाँ पे कल बारिश गिरी थी। तो जब बारिश की ऋतु आती है तो शरीर में बहुत सारे, जैसे सृष्टि में बहुत सारे बदलाव होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और इसी के कारण बहुत सारी बीमारियों का निमंत्रण हम देते हैं, कभी कभी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से और कभी अपनी इम्यूनिटी की वजह से। तो इस बारिश की सीजन में, सावन की जो ऋतु आने वाली है, उसमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा आहार विहार, हमारी लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना का प्रयास करूंगी। सृष्टि में ऐसा बताया गया है, यथा लोके तथा देहे। आयुर्वेद में ये बहुत बड़ा हमारा तत्व माना जाता है कि जैसे सृष्टि में है वैसे ही हमारे देह में, हमारे शरीर में जानना चाहिए। सृष्टि में जैसे बदलाव होते हैं, शरीर जो आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतु बताई गई है, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। तो अभी हम ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु से के आखिरी चरण में है और फिर वर्षा ऋतु यानी बारिश की, सावन की ऋतु प्रारंभ होने वाली है। गर्मी की सीजन मौसम में सबसे ज्यादा शरीर में जो थकान महसूस होती है, वो शरीर सृष्टि के अंदर जो सूर्य प्रकाश की तेज किरणें हैं, सूर्य की तेज किरणें हैं, उनकी वजह से शरीर के अंदर का जो शक्ति है, शरीर के अंदर का जल है, वो सूख जाता है और इसी के कारण हम सभी लोगों को देखते भी हैं और खुद भी करते हैं कि बार बार हमें कुछ न कुछ ठंडा पानी अच्छा लगता है, शरबत है आदि, जूस, लस्सी पे ऐसा कुछ ठंडा पीना जरूरी लगता है। तो इसके कारण हमारा शरीर में बहुत सारा बॉडी, शरीर के अंदर जल तत्व का प्राधान्य, जल तत्व लेना जरूरी हो जाता है। अभी सावन की ऋतु आने के समय गर्मी सृष्टि में, धरती जो बहुत तप गई है सूर्य के किरणों के कारण, उसमें पहला बारिश का जल गिरता है तो वो भाप बन के उड़ जाता है और फिर जब बारिश का मौसम में सेट हो जाता है और बारिश निरंतर आने लगती है तो वो पानी मिट्टी के अंदर में मिल के फिर वहां पे कीचड़ वाला पानी सब जगह नदी नालों में बहने लगता है। तो सभी जगह कीचड़ वाला पानी या पानी दूषित हो जाता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। इसी कारण हम बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है हमें, जब बाहर पूरा जलमय सृष्टि हो गई है और हमारे यहाँ का अगर पानी का प्यूरिफिकेशन अच्छा नहीं है तो अशुद्ध जल के कारण, इम्प्योर वाटर के कारण हमें शरीर में बहुत सारी दस्त जैसी बीमारियां लगती है, एसिडिटी, जलन, पेट में गैस हो जाना और सर्दी खांसी और बुखार तो है ही। क्योंकि सीजन एक ऋतु बदल के दूसरी ऋतु चालू होती है, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि पहली वाली ऋतु के आखिरी 15 दिन और नई आने वाली ऋतु के पहले वाले 15 दिन का जो काल है उसको ऋतु संधि काल बोलते हैं। पहली ऋतु जा रही है, दूसरी नई ऋतु आ रही है, तो उस समय हमारे खान पान में हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर पहली ऋतु के हिसाब से ही हम खान पान चालू रखें तो अगले आने वाली ऋतु के होने वाले बदलाव को शरीर जल्दी से आत्मसात नहीं करता, इसको यूज टू नहीं हो जाता है। इसके कारण फिर अपनी इम्यूनिटी, अपने रोग के सामने लड़ने की शक्ति जो है हमारी कम हो जाती है और उसी के कारण दस्त लगना या बुखार आना, सर्दी जुकाम, ये सब बारिश के कारण होने वाले बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कॉमन बीमारियां हैं। तो पहले शरीर में बीमारी होती क्यों है और उसका कारण जानना चाहें तो बाहर जो सृष्टि में पानी का जो महत्व, पानी का बहाव जो हो रहा है, सब पूरा सृष्टि जलमय हो गई है, उसके कारण जो वायु वहां घूमती है वो भी बहुत ठंडी है। इसके कारण
हमें भी ठंड लगती है, बारिश में भीगने की वजह से कपड़े जो गीले हो जाते हैं उसके कारण सर्दी लगती है। तो शरीर में क्या परिवर्तन होता है, शरीर की अग्नि जो है उसको मंद हो जाती, मंद यानी आपका जो फायर एलिमेंट है, आपका जो एसिड है वो शरीर के अंदर दोषों की दृष्टि के कारण वो खराब हो जाता है। इसके कारण उसमें जो खाने को हजम करने की ताकत है वो बराबर नहीं होती। बाहर जैसे पानी से ठंडक बन जाती है, वैसे हमारा शरीर के अंदर का जठराग्नि भी मंद हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसके कारण कुछ चीजें हम पचा ही नहीं पाते, और फिर भी हमारी जो अगर लाइफस्टाइल पुरानी तरह रहेगी, गर्मी की ऋतु में जो हम खाना खा रहे थे उसी हिसाब से हम खाना खाना चालू रखेंगे, तो उतना हम उसको पचा नहीं पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण हमारे शरीर में जो अनकुक फूड है, जो कच्चा है आहार रस, उसको बोलते हैं आम, वो तैयार होता है, और उसी के कारण फिर बुखार आना और बाकी सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं। तो पहले हमें ये सोचना है कि बाहर जो शरीर जो बाहर की सृष्टि है पांचभौतिक है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज। तो पृथ्वी और जल के कारण जो हमारी इकट्ठा होता है पृथ्वी और जल, तो हमारा शरीर में जो स्थिरता है उसी के कारण बनती है। अग्नि का कारण जो है वो हमारा जठराग्नि है। वायु और आकाश जो जब मिलता है तो वो शरीर में मूवमेंट, सबको खिसलाना, आसमंत जो बोलते हैं हम, कैविटी जैसे शरीर में बनती है, वो उसी के कारण होती है। वायु के कारण सब जगह की हाथों पांव की मूवमेंट होती है। तो जब बाहर की सृष्टि में कोई भी महाभूत के पांचभौतिक जो बदल आते हैं उसके कारण फिर हमारे शरीर में भी आते हैं। जैसे बाहर की सृष्टि में देखा जाए तो बारिश के समय में बहुत जोरदार हवाएं चलती है, साइक्लोन आता है, ये सब जो सृष्टि में जो बदलाव होते हैं, वैसे शरीर के अंदर भी बताया गया है आयुर्वेद में कि वायु ही सभी को सभी जगह लेके जाती है। कि उसके लिए बताया है पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघम। तो पित्त भी पंगु है, पंगु यानी चल नहीं सकता, कफ भी ऐसा ही है, और मल और धातु भी ऐसे ही, अगर वहीं पे रहे और वहां से निकल ना पावे तो वहीं शरीर में स्थिर रह जाते हैं, जम जाते हैं। तो उसको सब जगह अपने अपनी जगह यथास्थान पे ले जाने का कारण कौन है, कौन कार्य करता है, वो तो वायु करता है। तो शरीर में वायु की दृष्टि होती है वो सबसे ज्यादा ये वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में यानी बारिश की ऋतु में बहुत सारे लोगों को बदहजमी के कारण बहुत सारी गैस ऊपर से निकलती है, तब डकार आती है, नीचे से पास होती है, बहुत सारे ये छोटे छोटे जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, तो सिर दर्द करने लगता है, छींकें आने लगती है। तो ये सब शरीर की जो एकदम से उमड़ने वाली घटनाएं हैं, किस कारण हुई, उसका कारण है हमारा जो ऋतु की संधि के अंदर, जो दो ऋतुओं का बदलाव का जो काल है, ये समय है, उसके अंदर हमारा यथा संधि खान पान नहीं है, उसके कारण ये सब होता है। तो तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है जब शरीर में कोई ना कोई खाना खाने के बाद जो अच्छे आहार रस से अच्छे धातु बनने चाहिए वो नहीं होते हैं, तो सभी अलग अलग धातुओं के प्रभाव के, अलग अलग दोषों के प्रभाव के कारण वो उन बीमारियों का कारण वो हो जाता है। अभी हम सिंपल सा उदाहरण देंगे तो बाहर सृष्टि में इतनी बारिश हो रही है, सब जगह नदी नाले बह रहे हैं, कई झरने बह रहे हैं, पर्वत से पानी निकलता है, तो बहुत सारी हरी हरी सृष्टि, हरियाली बन जाती है, और हमारे आसपास का भी पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, सूरज भी ढक गया होता है बादलों के कारण। तो वैसे ही शरीर में बाहर हम सूरज को नहीं देखते हैं, सूरज तत्व जो सभी चीजों को सुखाता है वो नहीं दिखने के कारण सभी शरीर पूरे सृष्टि में जो ठंडक रहती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी अग्नि जो है मंद हो गया है, इसके कारण शरीर में ठंडक होती है और उसी के कारण होने वाली बीमारियां चालू हो जाती है। तो इन सभी बीमारियों, इन सभी समस्याओं के कारण हमें उसका सामना कैसे करना है, तो उसके कारण हमारा पहला है आयुर्वेद में बताया गया है दिनचर्या यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने समय तक हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताए गए नियम। सबसे पहला याद करके बताया गया है दिनचर्या में, वो सुबह ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, यानी सुबह
सूरज उगने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में 1.5 घंटे पहले हमें उठना चाहिए। सूरज आने के पहले हमें उठना चाहिए, जिसके कारण हम पूरे शरीर को स्वस्थ रख सके और सूरज की भी जो ऊर्जा है, जो शरीर में सृष्टि में बदलाव हो रहे हैं, उनको आसानी के साथ सहन कर सके। तो सुबह जल्दी उठ के हम क्या कर सकते हैं? सुबह शुद्ध स्नान और शुद्धि होने के बाद हमें योग या प्राणायाम या आसन या आप जो भी व्यायाम प्रकार अच्छा समझे वो आपको करना है। बारिश के दिनों में बार बार इतनी ठंडक के कारण हमारा शरीर ऐसा हो जाता है जैसे दुर्बल हो गया है, जैसे बहुत कमजोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है। तो उसके कारण हमें पहला तो प्राणायाम ऐसा करना चाहिए जिससे थोड़ी शरीर में ऊर्जा बने, थोड़ी गर्मी उत्पन्न होए, थोड़ा सा शरीर हिल डुलने के लिए तैयार हो जाए। कपालभाति जैसे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम है, इनके कारण शरीर में ऊर्जा ज्यादा आती है, क्योंकि हम उसमें प्राण लेते हैं अंदर, तो हमारे श्वासोच्छ्वास की वजह से हमारे शरीर में जो एक गर्मी उत्पन्न होती है उससे शक्ति मिलती है। दूसरे जो व्यायाम प्रकार बताए हैं, योगासनों के सभी आसनों में जिसको जो जमता है वो कर सकते हैं, और उसके कारण बहुत सहज सुलभ व्यायाम है जिससे वायु का प्रकोप नहीं होता। इस सीजन में जिम जाके हम बहुत ज्यादा वजन उठाएंगे और हमें आदत नहीं है ऐसा कोई भी व्यायाम प्रकार अपनाएंगे, जैसे रनिंग हो गया, बाहर इतनी सारी ठंडक है और बहुत गीलापन है तो रनिंग भी नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, गिर गए तो फिसल जाने की संभावना रहती है। और अधिक से अधिक हम घर में चलना या व्यायाम योगासनों के द्वारा हम व्यायाम का अनुपालन कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी सभी मांसपेशियों की शिथिलता निकल जाए और उनको स्नायुओं को और संधियों का काम अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद आयुर्वेद में बताया है सुबह स्नान के पहले अभ्यंग यानी शरीर पे कोई भी तेल जो है ऋतु अनुसार, यहाँ सभी हाथ पांव जोड़ों में, कंधे पे, गर्दन पे, सिर में, सब जगह तेल का मालिश करना चाहिए। तिल का तेल सबसे उत्तम बताया गया है, तो वो हमें करना है गुनगुना करके। ये बारिश के मौसम में कभी भी वायु का प्रकोप जब होता है तो हमें बहुत सारी एलर्जी का सामना करना पड़ता है। कभी मच्छर काट जाते हैं तो कभी कोई एकदम ददुड़े आ जाता है, कोई जैसे हमें आयुर्वेद में शीत पित्त बोला है या अर्टिकेरिया इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी हवा ठंडक लगने की वजह से हमें ऐसे बड़े फोड़े आ जाते हैं लाल लाल रंग के, तो उसमें भी हमारा आयुर्वेद बताता है कि हम तेल का मालिश करने से, काली मिरी की पाउडर है उसको थोड़ा सा पानी में घोल के लगाने से, या हम आयुर्वेद में बताते हैं कोकम करके जो एक फल रहता है, गार्सिन या इंग्लिश में उसका नाम है, तो वो आपको उसका पानी पीने से पित्त जो बढ़ा हुआ है, जो शरीर के अंदर पेट के अंदर पित्त होता है वो बाहर निकल आके ऐसा अर्टिकेरिया यानी बहुत फोड़े बन जाते, खुजली आने लगती है, बहुत असह्य खुजली आती है, तो उससे निजात पा सकते हैं। फिर दूसरा, कभी सर्दी खांसी बारिश में भीग गए तो हमेशा सर्दी खांसी या छींकें चालू हो जाती है और फिर चेहरे पे सूजन आती है, गले में खराश होती है। तो सबसे अच्छा उत्तम उपाय मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि गर्म पानी ले ले, उसमें थोड़ा नमक डालें, हल्दी डालें, थोड़ा सा घी डाल के आप गुनगुना ही पीते हैं तो तुरंत ही यहाँ से आपकी श्वास नली के बाजू में से भी जो कचरा अटका है वो सब निकल के पेट के अंदर से मल के द्वारा बाहर निकल जाने से यहाँ पे जो हमारे टॉन्सिल्स है उनको सूजन नहीं आती और सर्दी खांसी आदि आगे आने वाली प्रॉब्लम या खांसी से आगे फिर बुखार आएगा वो सब नहीं हो सकता है। और इसके लिए गरम गरम गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, पानी को गर्म करके ठंडा करके रख सकते हैं, या फिर आयुर्वेद में बताया है वैसे आयुष काढ़ा जो अभी कोरोना के समय में हमने बहुत सारे लोगों ने सुना भी है, इन्होंने इस्तेमाल भी किया है, तो ऐसे घर में भी बना सकते हैं। गिलोय की जड़, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, थोड़ा पुदीना, थोड़ी हरी वाली जो चाय रहती है, लेमन ग्रास बोलते हैं हम, तो वो, और थोड़ा सा अदरक ऐसा कूट के डाल के हम उसका काढ़ा बना के उबाल के पी सकते हैं, जिसके कारण फिर आगे आने वाली सर्दी खांसी या बुखार जैसी परेशानियों से बचा जा सके। आगे हम जब भी खाना खाते हैं, नाश्ता करेंगे या जो भी खाना खाएंगे बारिश के समय में, वो हमेशा गर्म ताजा ही बना हुआ होना चाहिए।
बासी खाना जरा भी ना खाए, क्योंकि बासी खाना हमें लगता है हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, सुबह का शाम को थोड़ा बच गया कहाँ फेंकेंगे, पर वो बासी खाना पचने में बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया या अलग अन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण वो पचने में भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद हमारा जो नाश्ता है वो सुपाच्य रहना चाहिए। थोड़ा भी खाएं पर ऐसा ही खाएं कि जो हमें सहज हम हजम कर सके, उसका पचन कर सकते हैं। इसके लिए गर्मी बारिश के दिनों में हमें ताजा भोजन और गर्म ऐसा उपमा है, ऐसा कांजी है, भात का मांड बताया है। चावल जो रहते हैं हम थोड़े से उसको कूट के फिर उसको 1 कटोरी चावल रहेगा तो 14 कटोरी पानी उसमें डाल के उसको बहुत अच्छी तरह से उबाले, फिर उसको छान लीजिए। उसका जो पानी आता है उसमें नमक या फिर घी या फिर उसको तड़का भी, थोड़ा सा जीरे का तड़का घी में बनाया, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा आप उसमें कड़ी पत्ता डाल के ऐसा मान भी पी सकते हैं, जो आयुर्वेद में शास्त्र में बताया है कि वो शरीर में एक एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। सूप के हिसाब से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। गरम गरम चीज पीने से शरीर में कोई भी जात की ठंडक रहती नहीं है, और साइनस की बीमारी हो, दस्त लगे हैं, पेट में गैस बनी है या बुखार आया है, सभी में सहजता से पच सकने वाला ये मांड रहता है। तो ये सादे चावल से बना सकते हैं या फिर आपको उसको कांजी भी बोलते हैं। अगर आपको ये मांड नहीं पीना है तो जो भी चावल पकाए खाने में बनाने के लिए, तो उसको थोड़ा सा पहले घी थोड़ा सा रख के भून ले और फिर उसको खुले बर्तन में हम करें, न कि कुकर में, जिससे वो पचने में बहुत सहज हो जाए। खुले बर्तन में थोड़ा सा चावल, ज्यादा पानी और नमक और थोड़ा जीरा, थोड़ा घी और थोड़े पूरे साबुत धनिया डाल के, धनिया के जो दाने रहते हैं वो डाल के, थोड़ा सा अदरक हम डालेंगे तो वो जो पचने बनाया हुआ चावल है पचने में बहुत सहज होता है। और फिर आप उसको ज्यादा भी खा सकते हो। उसका ऊपर का मान है, आपको सूप की तरह भी आपको उसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई चीज जो बनाते हैं हम, चावल दाल है या सूप बनाएंगे, तो उसमें उसको एज अ वेजिटेबल स्टॉक जैसे बोलते हैं, वैसे सूप के लिए भी वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे सूप बना सकते हैं, सब सब्जियां उसमें डाल सकते हैं और उबाल सकते हैं। रोटी जो रहेगी वो हमेशा गेहूं की पतली रोटी, फुल्का रोटी जो बोलते हैं, या ज्वार की रोटी भी अच्छी रहती है, पचने में सहज होती है। मैदा कभी ना खाएं। बारिश के दिनों में मैदा है, बेसन है, इनसे बहुत ज्यादा गैस बन जाती है और सूखा तुरंत शरीर में अंदर को मल को सोख देता है, तो शरीर में वायु की प्राधान्य से हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। जब भी दाल खाएं तो रात को भिगो के सुबह पका के खा सकते हैं। सब जो बीन्स है, ज्यादा बीन्स उसको स्प्राउट करके ना खाएं, उसको अंकुरित करके ना खाएं। कच्चा तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि बारिश के सीजन में सभी पत्तेदार सब्जियों को खाना मना बताया है। कोई भी चीज जो पत्ते वाली सब्जियां रहती है, भाजी जो बोलते हैं हम, उनके ऊपर कि जो मिट्टी के साथ उसका जो संपर्क आया है, और आजकल बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और खाद डालते हैं, उसके कारण कीड़ों की उत्पत्ति हो जाती है। इसे बिना धोए तो खाना ही नहीं चाहिए और बारिश में बिल्कुल भी न खाएं। जैसे पहले बताया वैसे हम फल भाजी खा सकते हैं। कद्दू, करेला, टिंडा, भिंडा, गिलोय, तोरी, गिलका, परवल, शिमला मिर्ची, ऐसा सब हम बैंगन भी खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भरी हुई बैंगन की सब्जी ना करते हुए आप उसको पका के ऐसे ही रसा वाला बना के खा सकते हैं। जितना हो सके आप बीच बीच में खाने के साथ थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, या फिर गर्म करके ठंडा किया मीन्स नॉर्मल तपेले में रखा हुआ पानी, लोटे में रखा हुआ पानी पी सकते हैं। आयुर्वेद में बताया है जिसको जो प्रकृति है उस हिसाब से पानी पीना चाहिए। पित्त प्रकृति वाले को गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं, उनको तांबे के लोटे का पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि उससे भी वो जलन, उनको एसिडिटी बढ़ सकती है। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा नुस्खा है, आप चाहे तो लिख लीजिए। गर्म सादे पानी को उबाल के, उसके उबालते समय उसमें थोड़ा सा कोई भी सोने का टुकड़ा, जैसे हमारी चूड़ी हो गई या ऐसी कोई भी चीज जो हम गहने के हिसाब से पहनते हैं, वो भी हम उसको डाल के थोड़ा सा उसको उबाल लें, तो वो सोने के अंदर सोने का अंश उसमें आता है, और उसको सुवर्ण सिद्ध जल हम बोलते हैं। शरीर को अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है पानी पीने का।
इससे सोने का कोई भी जो हमने डाला है उसका आकार बदलता नहीं है, उसका कलर नहीं बदल जाता, उसका वजन कम नहीं होता। बस केवल उस पानी में रहने की वजह से उसके अंदर उसके गुण आते हैं और उसके कारण शरीर की कांति, शरीर का कलर अच्छा रहता है, शरीर में इम्यूनिटी अच्छी बढ़ती है, मांसपेशियों का पोषण होता है, हड्डी के अंदर कैल्शियम बढ़ता है और हमारी बुद्धि, हमारी मेधा बहुत अच्छी बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। इसके कारण आप हो सके तो रोज ही सोने से बना हुआ पानी, सोने से सिद्ध जल ऐसे ले सकते हैं, तो उससे आपको बहुत दूरों तक हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और दूसरा आगे का बताया है, जैसे खाना खाने के बाद हम मुखवास के तौर पे कुछ खा सकते हैं, तो आप सौंफ के दाने, सौंफ को भून के उसमें थोड़ा मुलेठी पाउडर डाल के आप रोज की खाने के बाद थोड़ा सा भी ले सकते हैं, तो उससे मुंह के अंदर की चिकनाहट नहीं रहती है और पाचन में बहुत अच्छा बताया गया है सौंफ को। उसको बोलते हैं दीपक। और जो शरीर में जठराग्नि, हमारा फायर एलिमेंट कम हो गया है, जैसे हमें अच्छी भूख नहीं लगती है, वो खाना खाने के बाद भी पचता नहीं है तो गैस बनती है, तो अगर सौंफ का प्रयोग करेंगे, रेगुलर नियमित इस्तेमाल करेंगे, तो उससे खाना पच जाता है और अच्छी भूख दूसरे समय के उसके दोपहर के खाने के बाद रात के खाने समय तक हमें अच्छी भूख लग जाती है। उसके बाद हमें दोपहर को खाने के बाद कभी भी नहीं सोना है। बारिश के सीजन में पहले ही बहुत आलस आ जाती है, बाहर सब ठंडा है, हमें भी घर में ठंडक लगती है, इसके लिए हमें हो सके तो गर्म पानी के अंदर पांव छोड़ के ऐसे और शरीर को थोड़ा सा गर्म रखना है। बाहर से आते हैं, गीले कपड़े हैं तो गीले कपड़े बदल लेना है तुरंत, और सिर को भी अच्छी तरह से, अगर गीले बाल है तो सिरे बहुत अच्छी तरह से सुखा के आपको बाहर जाना है। अगर ठंडी कोई भी चीज, जैसे बाल गीले हैं, पाँव ठंडे हैं या गीले कपड़े पहन के बैठ गए हैं काम पे, ऑफिस में, तो और एसी चालू है या पंखे के नीचे बैठ गए हैं, तो जल्दी आपको परेशानी हो जाएगी, जैसे खांसी हो गई, बुखार आ गया या फ्लू जैसी बीमारी हो जाती है। याद करके हमें दोपहर को नहीं सोना है तो क्या करना है, जितना हो सकता है आप बैठ के ही काम कर सकते हैं। बहुत परेशानी में अगर बहुत ही नींद आवे, बैठ के सो सकते हैं, जैसे मैं अभी बैठी हूँ, सिर अपन नीचा कर सकते हैं और ऐसे आप बैठ के ही सो सकते हैं, पाँव के नीचे स्टूल रख सकते हैं। और बहुत जैसे वृद्ध हैं जिनको सोना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत थक जाते हैं, वो 15 मिनट जितना लेट सकते हैं, पर तुरंत ही उठ के 2-2 घंटे तक लेटना अच्छा नहीं, तुरंत ही 15 मिनट के बाद उठ सकते हैं, उसको पावर नैप बोलते हैं। दोपहर की चाय के हिसाब से हम जब चाय पीते हैं तो उसके साथ बिस्कुट वगैरह कुछ स्नैक्स खाते हैं, तो उसके बदले हम थोड़ा सा गुनगुना पानी या गरम ग्रीन टी जैसी चाय या हल्दी का पानी, मैंने जो पहले बताया है ये, या फिर आप थोड़ा सा गरम सूप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दूसरी डिनर के टाइम तक, रात के खाने तक आपको भूख अच्छी बनी रहे। और आपको थोड़ा सा फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोपहर के लिए समय में। और जो भी खाना खाते हैं, आयुर्वेद में बताया है वो ताजा खाएं। फल को काट के रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, फिर 4 घंटे के बाद खाएंगे, उसको ठंडा खाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा बारिश के सीजन में। बारिश के समय में जो भी खाए ताजा खाएं और तुरंत फल काट के तुरंत खा सकते हैं। रात के टाइम, शाम के टाइम, बहुत देर से खाना खाने के बाद रात को कभी फल ना खाएं। जितना जो भी खाएंगे वो अच्छा है, उस सीजन में जो आता है वही खाना चाहिए। अनार उसी सीजन में आता है, बेल तो आप भी खा सकते हैं, आंवला जूस पी सकते हैं, अनार का जूस बना के पी सकते हैं, अनार पूरे साबुत दाने खा सकते हैं। और शरीर में जब बहुत सारी चिकनाहट बढ़ती है तो आपको ऐसी चीज खानी है जिससे वो शरीर की चिकनाहट कम हो जाए। तो आयुर्वेद में षष्टिशाली यानी 60 दिन में बनने वाला जो चावल है, उससे बनाई हुई जो फुलिया है, तो उसको बोलते हैं षष्टिशाली, लाया बोलते हैं या लाजा बोलते हैं। तो वैसा उसको सूखा भी खा सकते हैं, उसको तड़का लगा के पोहा मुरमुरा का जैसे चिवड़ा बनाते वैसे भी आप खा सकते हैं। तो ये सूखी चीजें खाने से हमारा एसिड भी ऊपर आने वाली जो एसिडिटी की वजह से डकार आने की जो बीमार तकलीफ होती है वो भी कम हो जाती है और अच्छी भूख लगती है, क्योंकि वो पचने में बहुत सहज है। तो वो लाया या उसका चिवड़ा बना के खा सकते हैं, ऐसे ही सूखा खा सकते हैं। वर्षा ऋतु आती है चातुर्मास की शुरुआत में,
तो वर्षा ऋतु में चातुर्मास में आपने कई धर्मों में देखा होगा, धार्मिक नियमों को लेते हैं और उसको आप पालन करते हैं 4 महीने तक। तो जैन धर्म में बहुत अच्छा बताया है कि शाम को जल्दी 6 बजे के पहले, 6:30 बजे के पहले खाना खा लेते हैं। तो वो चातुर्मास के पालन के समय बहुत कम खाना खाते हैं और बहुत सुपाच्य यानी हल्का, पचने में एकदम हल्का फुल्का रहे। जैसे आपको दलिया हो गया, उपमा हो गया, फिर कोई खिचड़ी हो गई, या दाल चावल एकदम मूंग की दाल और चावल और सब सब्जियां मिला के बनाई हुई खिचड़ी, ऐसा सब बहुत जल्दी खाना है। 7 बजे के पहले आपने अगर खाना खा लिया तो बहुत जल्दी आपको वो पच भी जाएगा और उससे बारिश का सीजन हो तो भी उससे परेशानी नहीं होगी। रात को सोने के 3 घंटे समय के पहले, 3 घंटे के पहले आपको खाना खाना है। रात के खाने के बाद भी अगर थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं तो पीजिए, क्योंकि उसके कारण फिर आपको रात को जो बहुत लोगों को खांसी में सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, रात के खाना नहीं पचने की वजह से सब खाना ऊपर आता है, तो ये सब बीमारी, ये सब परेशानी नहीं होगी। और रात के खाने के बाद कभी भी लेट नाइट अगर दूध भी पीना है तो सौंठ डाल के ही पीना है। आयुर्वेद में बताया है वर्षा ऋतु में अदरक और सौंठ ये उत्तम संजीवनी जैसा काम करते हैं। अभी हम थोड़ा सा देखें आगे कि कौन कौन सी ऋतु में वर्षा ऋतु में कौन कौन सी बीमारी होती है, उसके कारण आपको क्या क्या परेशानी होती है। तो आपको अगर पहला देखें तो सर्दी और खांसी बहुत मामूली से दिखने वाले लक्षण है, पर अगर उनका ध्यान उस समय न दिया गया तो आगे जाके फिर आपको बुखार आ जाता है। तो बुखार में हमें क्या होता है कि आज ये पहला हम दवाई डॉक्टर के पास जाते दवाई लेने तो 3-4 गोली हो जाती है। उसके बाद हम पूछते हैं हम क्या खाएं, तो सब बोलते हैं आप सब खा सकते हैं। अगर बारिश के सीजन में खाने का हाजमा हमारा बहुत खराब हो गया है, पेट के अंदर का जो फायर एलिमेंट है एकदम कम हो गया है, तो हम पूरा खाना खाएंगे तो वो कैसे पचेगा। इससे सबसे अच्छा है, मैंने जो पहले बताया था, चावल का मांड या ऊपर का जो पानी है वो बहुत अच्छी चीज है। वो शरीर में तुरंत ही समा जाती है, तुरंत ही उसका उपयोग होता है और इंस्टेंट एनर्जी जिसको बोलते हैं वो हमें उससे मिलती है। दोषों का पाचन होता है, चिकनाहट निकल जाती है, शरीर में नई नई जो चीजें बननी चाहिए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं का उनका पोषकांश उनको मिलता है। तो अच्छी तरह से ये सभी स्नायु त्वचा ये सभी के लिए हितकारक है। और उसके बाद वो पूरा पचने के बाद फिर अच्छी आपकी अग्नि भी बनाता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, उसको भी एसिड को भी अच्छा बनाता है, जिसके कारण आप स्वस्थता प्राप्त करते हैं और बुखार से निजात पा सकते हैं। बुखार जब आता है तब ये लक्षण है कि बुखार शरीर के अंदर के कचरे को जलाने का एक लक्षण है, इसीलिए हम हमारे शरीर में उसकी हीट बढ़ती है, तब हमें समझ आता है कि अभी मुझे बुखार आया है। तो उस समय आप पेट को जितना राहत दे सकते हैं उतना आप देंगे और थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी, थोड़ी सी सौंठ का पाउडर, एक चुटकी भर सौंठ एक ग्लास पानी में, गुनगुने पानी में डाल के हिला के पिएंगे तो वायु के कारण होने वाला बुखार और पित्त के कारण होने वाले दस्त, इस सभी में वो बहुत संजीवनी जैसा काम करता है। अभी उसके बाद में आता है दस्त का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, गंदा पानी पीने से, बाहर का कुछ खुला हुआ खाना खाने से, या आप कोई जगह जाते हैं कम्युनिटी किचन जिसको बोलते हैं, शादी में अगर खाना खाया कुछ चीज ऐसी हो जाती है, कहीं कुछ मिलावट हो जाती है या कुछ खुला रह जाता है, उस पर कुछ मक्खियां बैठ गई है, तो ऐसा खाना खाने के बाद बहुत सारे लोगों को एक साथ दस्त लग जाते हैं और फिर उसके कारण जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता है तब हम और खाना खाते रहते हैं, जब तकलीफ हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इस समय में आपको पानी जो है, दिन का शुरुआत जब हम करते हैं कोई भी चीज लेते हैं, पानी से लेके रात के खाने तक का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और पानी जो है वो सौंठ के गुनगुने पानी में सौंठ डाला हुआ पानी पीना है, या पहले मैंने बताया वैसे सोने से सिद्ध किया सुवर्ण सिद्ध जल भी पी सकते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दस्त जब लगती है तो मोशन बहुत पतला हो जाता है, तो उस समय कुछ भी खाएंगे वो निकल जाता है, टिकता नहीं है। तो ऐसे समय में हमें अपने पेट को थोड़ी राहत देने के लिए लिक्विड द्रव आहार जिसको बोलते हैं ऐसा लेना है, जिसमें चावल का पानी, मूंग की दाल का पानी, पतली मूंग की दाल, या फिर केवल सूप। दवाइयों में हम सबसे अच्छा
जो प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत अच्छा उससे फायदा होता है। वो बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो आप अनार का जूस है वो ले सकते हैं जिससे दस्त कम होते हैं, या फिर आपने बेल का मुरब्बा है, बेल जो फल है उसका शरबत मिलता है, उसका पाउडर भी मिलता है पत्ते का, तो वैसा भी लिया, या बेल का कैंडी भी अभी मिलने लगी है। कैंडी यानी जो उबाल के उसके थोड़े से चॉकलेट जैसे बनाते हैं, मीठा लगता है तो बच्चों को भी खाने में अच्छा लगता है। तो वैसे हम अगर चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फायदा होता है। आयुर्वेद में कुटज घनवटी, संजीवनी वटी, नाम से ही उसका सार्थक है उसका नाम, क्योंकि संजीवनी ही हमें पूरा दूसरा जीवन देता है। दस्त जब लगते हैं तो बहुत शरीर में कमजोरी आ जाती है, हाथ पांव दुखने लगते हैं, सिर दुखने लगता है, और समझ नहीं आता क्या करे, चक्कर जैसे आने लगती, इतनी कमजोरी आ जाती है। तो तुरंत राहत करने के लिए आयुर्वेद में बताए हुए उपायों को उपयोग करेंगे तो बहुत फायदा हो जाता है। आगे आता है एसिडिटी। बहुत सारी एसिडिटी का कारण है गलत खाना। जब बारिश आ जाती है तो सबको पानी में भीगने की इच्छा हो जाती है। बाहर स्ट्रीट फूड जो बोलते हैं, बाहर की ठेलों पे जो मिलता है खाना, वो बहुत चाव से हम लोग खाते हैं। पानी पूरी हो गई या फिर पकोड़े हो गए। पकोड़े तो बारिश के साथ सिनोनिम बोलते हैं कि बारिश आई तो पकोड़े खाने ही हैं। तो वो जो बेसन से बने पकोड़े खाते हैं उसके कारण फिर शरीर में गैस इतनी बनती है और उसको हजम नहीं होने के कारण दस्त लग जाते हैं। तो शरीर में ऐसी सब तकलीफें चालू ना हो इसके लिए वो ना खाएं, पर अगर खाना पड़े तो घर आके आप थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा गाय का घी भी रोज लेना है। अगर आपने वो लिया तो एसिडिटी में भी राहत होती है, शरीर में गैस भी नहीं बनती और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता। रेगुलर थोड़ा गाय का घी गरम दूध में या गरम पानी में आप लें तो आपको जल्दी शरीर से गैस से छुटकारा मिल जाता है। जोड़ों के अंदर जो कैल्शियम नहीं बनता, ये आवाज आती है जैसे हाथ चढ़ाव चढ़ते हैं तब आवाज आती है, तो वो सब बिना उसके अंदर का जो हड्डियों के अंदर का जो जेल है वो कम होने की वजह से आती है। तो बिना घी के तो उसमें फायदा ही नहीं होने वाला। गाय का घी है बहुत उत्तम है, जो कैल्शियम को बढ़ाता है शरीर के अंदर। जोड़ों को उसका लेपन जो बोलते हैं उसके कारण उसका फ्रिक्शन नहीं होता है, तो उसकी जो मूवमेंट है, उसका संधियों का काम है वो सुचारित रूप से करता है। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को एलर्जी की तकलीफ होती है। मैंने पहले भी बताया फोड़े वगैरह हो जाते हैं। तो देसी बहुत अच्छा तरीका है, नुस्खा है, सोयाबीन का तेल रहता है, वो पूरे शरीर पे लगा सकते हैं तो एक अभ्यंग का भी काम हो जाता है। और वो बहुत तेल गाढ़ा रहता है, हाई प्रोटीन से भरपूर रहता है। तो वो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है, मच्छरों से छुटकारा दिलाने का वो प्राकृतिक तरीका है। तो छोटे बच्चों को भी रात को सुलाते समय पूरे शरीर पे तेल का मालिश कर सकते हैं सोयाबीन से, और शरीर में तेल का मालिश करने की वजह से रात को पाँव में जो ऐंठन आती है, कमर में जकड़ाहट हो जाती है सुबह उठते ही, तो वो सब ना होते हुए वायु का जो प्रकोप हो गया है इस वर्षा ऋतु में वो आपको तकलीफ नहीं देगा और दूसरा दिन आपका सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। दूसरा है एसिडिटी। जब जलन होती है तो क्या करें? तो मैंने पहले ही बताया है, वैसे गुलाब का शरबत पी सकते हैं, या फिर आपने अनार का जूस लेना है या आंवला जूस लेना है। और इनके बाद भी अगर ना रहे तो आप गुलकंद का प्रयोग भी कर सकते हैं। गुलकंद वैसे तो बहुत ठंडा है, वर्षा ऋतु में ठंडी चीजों की जरूरत नहीं है, पर अगर एसिडिटी अच्छी ना की तो फिर आगे जाके फिर उसको अल्सर और बाकी सारी बीमारियों का उसका वो कारण बन जाता है। इसलिए थोड़ी सी भी एसिडिटी हुई तो एसिड को दबाने के बदले आप उसका मूल प्राकृतिक रूप से इलाज करने का ध्यान रखिए। जोड़ों की बहुत सारी बीमारियां बारिश के सीजन में आते हैं। बहुत सारे वृद्ध वय के लोगों को बैठे बैठे रहना पड़ता, पूरे दिन बैठे रहते हैं, या फिर जो घर में ही बैठ के काम आजकल कर रहे वर्क फ्रॉम होम, तो एक ही तरीके से बैठने से गर्दन जकड़ जाती, कमर जकड़ जाती है, या फिर घुटने में बहुत तेज सूजन होती है और दुखना चालू हो जाता है, या बुखार आके किन किन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम रहते हैं। इन सभी का एक ही मात्र इलाज है आयुर्वेद से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी इम्यूनिटी की कमी होने के कारण
जो जो प्रॉब्लम होती है वो सब में आयुर्वेद के पास उपाय है। आप अपने वैद्य के पास जाके और उनसे पूरी तरह से जांच करवाए और फिर दवाई लें। पर घर में क्या कर सकते हैं, तो घर में सादा तेल हम गर्म कर सकते हैं, उसमें अदरक, लहसुन और हल्दी और नमक, इसका पेस्ट बना के, मिर्च हल्दी का पाउडर, थोड़ा नमक, अदरक और लहसुन, इनकी पेस्ट बना के थोड़ा तेल को पका के फिर छान के वो तेल आप मसल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदे कारक है ये। सॉल्ट पानी में डाल के वही पानी गुनगुना पी सकते हैं। तेल का मसाज करने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी से जोड़ों की सिकाई कर सकते हैं। जैसे गर्म पानी की थैली है, उसको ऐसे रख के पहले तेल का मालिश करके फिर सिकाई कर सकते हैं, या फिर तेल का मालिश करके बालू जो रहती है वो हम सेक के उसकी थैली बना सकते हैं, कपड़े की थैली में भर के, फिर उस थैली से हम ऐसे ऐसे रख के फिर उसकी सिकाई कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम तेल मालिश करने के बाद सिकाई करेंगे उतना वो तेल हड्डी के अंदर जाता है, जिसके कारण फिर आपको दुखना जो है वो होता ही नहीं, और ऐंठन जो आती है वो तुरंत ही निकल जाती है। तो कमर में मोच आना, गर्दन में मोच आना, ये बारिश में बहुत इजीली सहज हो जाता है। तो उसको तुरंत पेन किलर लेने के बदले पहले तेल का मालिश करके फिर सिकाई करेंगे, फिर बहुत फायदा होता है। आगे एक दूसरा आयुर्वेद में जो पंचकर्म का उपचार बताया है, उसमें पहले तेल का मालिश करवाते हैं, फिर स्वेदन यानी पूरे शरीर को भाप देते हैं, और फिर एनीमा देते हैं, दवाइयों के काढ़े से बना हुआ दवाई। एनीमा यानी बस्ती बोलते हैं हम उसको। तो वो डॉक्टर की सलाह से लेना है, डॉक्टर की निगरानी में लेना है, और वो बहुत बड़ी एक चिकित्सा है, जिससे हमारे जोड़ों में जो सूजन आती है, जिसके कारण बहुत पेन होता है, वो सब सूजन कम हो जाती है। जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको बुखार भी उसके साथ रहता है, तो इन सभी परेशानियों से तुरंत ही मुक्ति पाई जा सकती है। उसके बाद आता है जितना हो सकता है बालों का बहुत ज्यादा झड़ना बारिश में ही होता है। बाल बहुत पानी के अंदर गीले हो जाते हैं, ठंडी हवा के कारण बहुत सूखे हो जाते हैं। तो उन सब में भी आंवला जूस ये वरदान स्वरूप है। आंवला जितना खाएंगे, आंवले का पाउडर बालों में लेप बना के लगाएंगे, हेयर पैक जो बोलते हैं, और आंवला से बनाया हुआ तेल जो है, आंवले का सिद्ध तेल, तो वो बहुत फायदा करता है। गुनगुना करके हम बालों के जोड़ों में लगा के एक रात भर रख के फिर बाल धोए, और गंदे बाल में कभी भी तेल ना लगाए। पहले बाल को धो के फिर शाम को सूख जाने के बाद रात को तेल लगा के दूसरे दिन बाल धो सकते हैं। तो उसके कारण आपके बालों का स्वास्थ्य, ये जो हमारी त्वचा है वो उसमें डैंड्रफ हो जाता है, वो नमी के कारण वो चिकनाहट पकड़ के रखती है। तो वो चिकनाहट भी आंवले के पाउडर को लगाने से, आंवले के चूर्ण को लेप के हिसाब से लगाने से तुरंत कम होती है। तो बालों का झड़ना भी कम होता है। आंवला ये सबसे ज्यादा विटामिन सी से भरपूर है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है उसमें। तो जितना ज्यादा आंवला खाएंगे, कोई भी सुपर फूड लेने की जरूरत नहीं। आंवले जैसा कोई सुपर फूड नहीं है। आंवला हमें आयुर्वेद में बताया है रसायन, च्यवनप्राश जिससे बनता है वो आंवले से ही बनता है। तो आंवला जो अगर खाएंगे तो आगे झुर्रियां होना, स्किन पे कोई दाग होना, धब्बे होना, पिंपल्स होना, बालों का गिर झड़ना और गंजापन होना, मुंह के अंदर छाले बनना, जोड़ों में दर्द होना, ये सभी बीमारियों का एक ही इलाज है आंवला। तो अगर जब ताजे आंवले मिलते हैं तब आप आंवले को किसी भी प्रकार के संभाल के रख सकते हैं, जैसे उसका मुरब्बा बनाया, जूस बनाया, कैंडी बना सकते हैं। आजकल बहुत सारा आंवले के प्रोडक्ट बाजार में भी मिलने लगे हैं। तो आप आंवले का चूर्ण मध के शहद के साथ मिला के, घी के साथ मिला के खा सकते हैं। डेली आंवला लेने से आपके पूरे तीनों दोष शरीर के अंदर स्वस्थ मात्रा में रहते हैं, एक बैलेंस हार्मनी में रहते हैं। तो कोई भी दोष अगर अपना अपना काम बराबर करते रहे तो कोई भी बीमारी नहीं होती। और उसके बाद हम आखिरी देखेंगे, शरीर में जब बारिश आती है तो ठंडक बहुत रहती है। बाहर गीले बारिश में भीग के आते हैं, घर में तुरंत आते ही हमें स्वच्छ कपड़े, सूखे हुए कपड़े पहनना है। पर ये जब घर में कपड़े हम सुखाते हैं तो बहुत गीले कपड़े सूखते नहीं 2-2 दिन, और फिर दूसरे तीसरे दिन उसमें बास आने लगती। जब तक सूखे तब तक हमें उसको पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा उसका उपाय बताया है, धूपन। जैसे पुराने जमाने में शाम के टाइम हम जो लोग संध्या वंदन करते थे तो वो
कोयले, गरम कोयले के ऊपर धूपन सामग्री डाल के, चंदन रहता है उसमें, खस रहता है, हल्दी रहती है, लोबान रहता है, ये सब डाल के तो उसका जो धुआं आता है तो पूरे घर में उसको फैलाते थे। सभी धर्मों में, बहुत सारे धर्मों में भी ये ऐसा है। तो उसके कारण वातावरण की शुद्धि होती है। तो उसके कारण हमारे घर में भी वो कपूर की, थोड़ा सा कपूर भी रहता है, उसको गर्म करके उसका धुआं अगर पूरे घर में ये करें, फैलाएं, तो कोई भी जंतु रहता नहीं है हवा में। और जो गीलेपन की वजह से, जो नमी की वजह से कपड़ों के अंदर भी बास आती है, पूरे शरीर, पूरे घर में ठंडक हो जाती है, उसको भी हम सफाई से आसानी से उसको सुखा सकते हैं। और उसकी जो सुगंध रहती है उसके कारण कोई भी जंतु नहीं रहता है। वही धुआं हमारे नाक में, आंख, कान से, गले से मुंह, पेट में जाता है तो शरीर के अंदर निर्जंतुकीकरण बोलते हैं उसको, डिसइंफेक्टेंट का काम हो जाता है, जिससे बाद में सर्दी खांसी की बीमारी नहीं होती। कपूर वैसे भी बहुत अच्छा है। कोरोना के समय में कपूर के बहुत सारे नुस्खे आए थे, तो कपूर की को धुआं बना के, या कपूर की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ऐसी टिक्की जैसा आता है, वो हम दराज में रख सकते हैं, अपने कबर्ड में रखने, अपने अलमारी में रख सकते हैं, जिससे अच्छी सुगंध आए तो कपड़े भी अच्छे पहनने के लायक हो जाते हैं। और उसकी धूप लगने के कारण हमारा कोई भी जंतु घनक कार्य होता है, कोई बैक्टीरिया, फंगस डेवलप नहीं होता है। तो बाहर से आते हैं तो पहले सूखे हुए कपड़े पहने, पाँव को सूखा करे, गर्म पानी में भिगो के उसको स्वच्छ साफ सुखा करके रखें। सिर भी अगर ठंडा लग रहा है तो पहले गर्म, उसको ड्रायर से भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाहर की बारिश इतनी तेज रहती है। अगर आपने थोड़ा भी रात के टाइम गीले बालों के साथ आप सो गए तो सर्दी तो होना पूरा बनता ही है दूसरे दिन। तो उसके समय गरम आप हल्दी का, जो मैंने पहले बताया था पानी, नमक, हल्दी, घी और पानी, ऐसा आप गरम पी सकते हैं, जिसके कारण दूसरे दिन होने वाली सर्दी आज ही आपने उसको कंट्रोल कर दिया। रात को सोने के समय आपको नाक में अणु तेल करके, बहुत कॉमन एक तरीका नुस्खा है जिसको आप डाल के सो सकते हैं, जिससे आगे आने वाले आपको साइनस की या माइग्रेन की शिकायत नहीं होती है। सर्दी जुकाम में भी फायदा होता है और आवाज भी आपकी अच्छी रहती है। नहीं तो सर्दी के कारण, बुखार जुकाम के कारण आवाज बैठ जाती है। तो रात को हमने अगर तेल नाक में डाला है तो दूसरा दिन हमारा बहुत अच्छा होता है। रात को याद करके, जिनको जोड़ों के दर्द है उन सभी लोगों ने तेल का मालिश जोड़ों पे करना बहुत जरूरी है, जिसके कारण ठंडक की वजह से जो शरीर के ऊपर ये ठंडी हवा लगने के कारण हड्डियों में दुखावा, पेन चालू होता है, वो तेल का मालिश रहा तो अंदर ठंडक पहुंचती ही नहीं, ठंडी हवा अंदर जाती ही नहीं, और फिर जोड़ों का हीलिंग हो जाता है जो हमने तेल लगाया उसकी वजह से, और फिर मूवमेंट ईजी होती है। तो इन सभी तरीकों से हमको जितना हो सकता है अपने आप को ठंडक से बचाना है। हल्दी वाला दूध पीना है। रात अगर देर से सोने वाले हैं तो रात का जागरण करने से भी वायु बढ़ता है। इसके लिए हो सके तो 10:30 से 11 के बीच में सो जाए और फिर सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करें। छोटे बच्चे जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, रात को कभी भी उनको दूध ना दें और दोपहर और शाम सुबह के टाइम में ही दूध दे सकते हैं। जितना हो सकता है बच्चों को भी एक्सरसाइज और योग और प्राणायाम का सिखा के उनको करने की एक आदत डालें। और जितना हो सकता है गरम गरम खाना खाएं। रात को सोते समय जैसे ब्रश करना जरूरी समझते हैं उतना ही जरूरी है नाक में तेल डालना। तो ये हमें हमारे घर में एक नियम बना देंगे। जो भी हमारे घर के मुख्य हैं उन्होंने ये नियम बनाया तो पूरे कुटुंब में, पूरे परिवार में ये एक नियम सा बन जाएगा। हर एक घर स्वस्थ रहेगा, हर एक घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे तो कोरोना जैसा एपिडेमिक पूरे विश्व का जो एक विश्व में बहुत सारी परेशानियों का जो कारण बन गया, ऐसा वायरस आ ही नहीं सकता और सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। मेरी जो अगर आपको कोई भी जो मैंने उपाय सुझाए हैं उसमें कोई भी शंका है तो आप टाइप करके बता सकेंगे या फिर बाद में बताएंगे, पूछेंगे तो भी चलेगा। और जितना हो सकता है इन सभी दिनचर्या के नियमों को पालन करेंगे तो बारिश का मौसम सबसे आह्लाददायक और आनंददायक बनेगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र मौसम का वातावरण जैसा है उसके सानिध्य में आज के जो व्याख्यान हैं बहुत ही सुंदर रहा। मैं देवना शिक्षा संस्थापक डॉक्टर हिमा शाह जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जैसा कि मौसम का जो परिवर्तन होता है उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं लोगों को। इसके अलावा कई संक्रमण रोग जिससे सर्दी जुकाम बुखार और भी कई तरह से लोग अपनी जगह बनाते हैं, तो जिस वजह से उन्हें उपचार की जरूरत रहती है और सावधानी की जरूरत होती है। उस सावधानी के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। और उसके अलावा अगर किसी को इस तरीके से रोग प्रभावित भी करता है तो उससे उपचार कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी दी। बहुत ही सराहनीय आज का व्याख्यान, इसके लिए मैं पुनः जो है धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को आमंत्रित करेंगे अनुपम कुमार जी को, वो आएँ और डॉक्टर झा जी का अभिवादन करें, धन्यवाद प्रेषित करें और साथ ही शांति पाठ करें। धन्यवाद शुक्ला सर। और आज के सत्र में जो मैडम बारिश के ऊपर जो चर्चा की वो अच्छा ज्ञान था। इसके लिए मैडम को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और चलते हैं हम लोग शांति पाठ की तरफ। कमर गर्दन सीधी, कोमल का आंखें बंद, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में शांति पाठ हम शुरुआत करेंगे। तो वापस इस प्रकार करना है। मौसम करने के बाद चैनल पर तकलीफ है तो हम तक खोलेंगे। एक बार फिर सिकुल योग पीठ के सारे मेंबर को और आज के स्पीकर को धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद।